हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री बाई अजय कुमार पे। तो जो हम लोग लास्ट टाइम पे चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 11th का परमाणु संरचना, ठीक है, उसमें हमने परमाणु स्पेक्ट्रम अर्थात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक पढ़ लिया था। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल के अलावा भी हमें एक और पढ़ना है, और वो कौन सा है, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है, तो उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं बोर के परमाणु मॉडल का विस्तृत रूप। ठीक है, सोमरफील्ड का जो परमाणु मॉडल है यही क्या होता है, बोर के परमाणु मॉडल का विस्तृत रूप भी इसे कहते हैं, संशोधित एवं विस्तृत रूप। इसे क्या बोलते हैं, संशोधित एवं विस्तृत रूप किसका, बोर मॉडल का, बोर मॉडल का। ठीक है, तो अच्छा, ये इस मॉडल का जो आधार है भाई, ये मॉडल किस लिए बनाया गया, ठीक है, इस मॉडल का बेस क्या है। तो इस मॉडल का बेस ये है कि इस मॉडल में जो हमने जैसे बोर की परमाणु मॉडल की कमियां पड़ी थी कि बोर का जो परमाणु मॉडल था वो स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, स्पेक्ट्रम रेखाएं कई सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं। जो स्पेक्ट्रम रेखाएं थी, जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा था उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, तो स्पेक्ट्रम रेखाएं मिली थी। तो जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, जब उसे स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से देखा गया था तो उसमें देखा क्या गया था कि जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं ये कई छोटी छोटी रेखाओं से, कई विभिन्न प्रकार की रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं, कई सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इस चीज़ की व्याख्या बोर नहीं कर पाए थे। इसी की व्याख्या करने के लिए सोमरफील्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया है। तो आइए देखते हैं सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, जो जिसे हम बोर के परमाणु मॉडल का विस्तृत एवं संशोधित रूप भी कहते हैं, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि यह मॉडल क्या कहता है कि परमाणु में वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कोष भी पाए जाते हैं। वृत्ताकार के साथ साथ क्या होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कोष भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो परमाणु होता है, जैसे बोर के परमाणु मॉडल तक हमने क्या माना था कि परमाणु गोलाकार होता है, और उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। इन्होंने क्या कहा कि कक्षाएं वृत्ताकार होने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार, मतलब कुछ इस प्रकार के दीर्घ वृत्त, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी पाई जाती हैं। वृत्तीय तो होती हैं और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो आपका परमाणु का नाभिक होगा, अब देखो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। ये दीर्घ वृत्त होता है, ठीक है, जिसमें देखो एक अक्ष ये होता है और एक अक्ष ये होता है। ठीक है, दो अक्ष होते हैं। इसको जो हम ये लंबी वाली, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष, और ये वाली इसको बोलते हैं लघु अक्ष, छोटी लघु अक्ष। ठीक है, तो ये दीर्घ अक्ष पे जितने भी बिंदु हैं, दीर्घ अक्ष है ये आपका, तो इस पर जितने भी पॉइंट है ये सब क्या है, इसके फोकस हैं। ये सब इसके क्या है, फोकस बिंदु है, सब क्या है, इसके फोकस बिंदु। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु का नाभिक होगा वो इसी दीर्घ अक्ष के किसी फोकस पर उपस्थित होगा। तो मान लो ये क्या है, परमाणु का नाभिक है यहाँ पे। ठीक है, तो परमाणु का जो नाभिक होगा वो दीर्घ अक्ष के किसी फोकस बिंदु पर क्या होता है, उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट। अब अगर तीसरा पॉइंट की बात करें, अगर देखो एक हम वृत्ताकार कोष बनाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, देखो ये वृत्ताकार कोष है, तो वृत्ताकार कोष में नाभिक यहाँ होगा, इसके बीच में ये यहाँ पे। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गति में दो चीज़ें होती हैं भाई, गति करेगा तो एक तो त्रिज्या होगी भाई, यहाँ से मान लो ये परिधि से यहाँ जोड़ा, ये त्रिज्या है r, और इस अक्ष से ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, थीटा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ट्रेवल करके तो ये देखो रेडियस r, और फिर ये एंगल बनेगा, ये भी क्या है, थीटा है। इसमें देखो इसी तरह इसमें भी देखते हैं भाई, इसमें भी अगर देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये
तो ये एंगल क्या है, थीटा बन रहा है, रेडियस क्या है, आर है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो देखो ये रेडियस हो गई आर और ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इन्होंने और एक पॉइंट क्या कहा, इन्होंने कहा अगर यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि इलेक्ट्रॉन किस में गति करेगा, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो उसका जो रेडियस, देखो रेडियस क्या होगी भाई, त्रिज्या, जितनी त्रिज्या ये है उतनी ही त्रिज्या ये है, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती, समान। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसकी रेडियस ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसकी रेडियस भाई ये है, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन तो रेडियस ये होगी। मतलब कि अब केवल क्या चीज़, देखो थीटा हो गया, फिर यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है त्रिज्या और एक होता है परिक्रमण कोण। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण कोण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण कोण। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में गति करता है, ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में गति करता है तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो नियत रहेगी, मतलब त्रिज्या नहीं बदल रही, आर का मान नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, आर क्या होगी, नियत, त्रिज्या क्या होगी, नियत होगी। लेकिन जो कोण है थीटा देखो यहाँ पे थीटा जो है आपका, ये थीटा जो है ये क्या हो रहा, पहले यहाँ पे थीटा ये था, ये एंगल था। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एंगल ये थीटा देखो यहाँ पे है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो थीटा जो एंगल आपका बन रहा है ये कुछ ऐसा हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलने के साथ साथ उसकी त्रिज्या तो नियत है, लेकिन परिक्रमण कोण, कौन सा कोण, परिक्रमण कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं, थीटा। परिक्रमण कोण क्या होता है, बदलता रहता है। परिक्रमण कोण क्या है, बदलेगा, क्या होगा, बदलेगा, केवल एक चीज़ बदलेगी, क्या, परिक्रमण कोण, ठीक है ये। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा, अगर दीर्घ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, किसमें गति करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करेगा, तो देखो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो नाभिक से यहाँ की दूरी ये यार रेडियस ये थी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो नाभिक से यहाँ की दूरी मान लो आर डैश, देखो रेडियस क्या हो गई, त्रिज्या बदल गई। यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है तो त्रिज्या देखो और बदल गई, यहाँ पे आया तो त्रिज्या कुछ और मिली, मतलब कि। और देखो गति करने के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो थीटा एंगल ये था, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो एंगल क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बदलेगी, और उसका जो परिक्रमण कोण है थीटा है वो भी क्या होगा, लगातार बदलेगा, लगातार क्या होता रहेगा, बदलता रहता है। बात क्लियर है। इन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट कि परमाणु में वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कोष भी हैं। वृत्ताकार और जो उसका नाभिक है वो दीर्घ वृत्ताकार कोष के दीर्घ अक्ष के किसी बिंदु पर उपस्थित होगा। यहाँ बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी बिंदु पर रहेगा, ठीक है, उपस्थित होगा। और इसमें अगर वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो आर और थीटा दोनों, आर नियत रहेगी, थीटा बदलेगा, जबकि दीर्घवृत्त में गति करेगा तो आर बदलेगी और थीटा भी बदलता जाएगा, ठीक है। इन दो पॉइंट की बात, चलो और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, देखो इन्होंने भी, जैसे बोर ने एक यूज किया था कि किसी भी क्या होता है, किसी भी कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इन्होंने क्या दिया कि दीर्घवृत्ताकार कोष में, क्या दिया, दीर्घवृत्ताकार कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग KH/2π। अब इन्होंने एक नया कांस्टेंट यूज किया, KH/2π का पूर्ण गुणज होता है, KH/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जहाँ पे K क्या दिया नाम इन्होंने, K क्या होती है, K एक संख्या है जिसे बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और इसकी बात अभी आप लोग, क्वांटम संख्या इसी चैप्टर में टॉपिक है, वहाँ पे डिटेल में करेंगे इसकी भी चर्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो K है, K क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। क्लियर है बात। इन्होंने क्या कहा कि दीर्घवृत्ताकार कोष में जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, घूमेगा, उसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, KH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। बोर ने क्या कहा था, बोर ने कहा था कि जो गुणज होगा वो किसका होगा, NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, कोणीय संवेग।
मतलब एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एम वी आर इक्वल टू क्या होगा, के एच अपॉन 2 पाई होता है। क्लियर है बात। अब अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि के और एन का अनुपात दिया। इन्होंने क्या कहा कि के और एन का अनुपात, के एवं एन का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो एन क्या होती है, एन होती है मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। एन क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष को दर्शाए, जो कोष को दर्शाती है उसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। एन हमारा क्या है, एन है मुख्य क्वांटम संख्या ये। और के क्या है हमारी, के है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जैसा कि अभी अभी हमने जाना, कौन सी, द्विगंशी क्वांटम संख्या ये। और इन दोनों का अनुपात इन्होंने दिया कि दीर्घ अक्ष की लंबाई, किससे दिया, दीर्घ अक्ष की लंबाई बटे लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। ठीक है, ये देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई बटे लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है, एन अपॉन के का अनुपात किसके बराबर होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई बटे लघु अक्ष की लंबाई। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से देखें एन बराबर के हो जाए, क्या हो जाए, एन बराबर के, यदि एन बराबर के हो जाए तो मान लो दीर्घ अक्ष की लंबाई हमने कैपिटल एन मानी और लघु अक्ष की लंबाई एल डैश मान ले रहे हैं, लघु अक्ष की लंबाई क्या मान रहे हैं, एल डैश। तो अगर एन और के दोनों बराबर हो जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एन बटे के 1 हो जाएगा और एल अपॉन एल डैश होगा, तो एल बराबर क्या होगा, एल डैश हो जाएगा। मतलब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर फिगर बनाए यहाँ पे तो ये हमारा कुछ दीर्घ वृत्ताकार कोष है, कुछ ऐसा है ना, ये हमारा लघु अक्ष है और ये क्या है, दीर्घ अक्ष है। देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई ज़्यादा है, लघु अक्ष की लंबाई कम है। लेकिन अगर n और k दोनों एक बराबर हो जाएं, n और k दोनों एक बराबर हो जाएं तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों एक बराबर हो जाएंगे। मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार, जिसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों कैसे हो गए, एक बराबर। तो देखो जब k किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर, तो वृत्ताकार। और वृत्ताकार कोष किसकी थी, बोर कक्षा। वृत्ताकार कक्षा किसकी थी, बोर की कक्षा, है ना। बोर ने बताया था कि वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो देखो अगर n बराबर k हो गया, मतलब k n के बराबर हुआ, तो वहाँ पे लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष बराबर हो जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगी, वृत्ताकार कोष प्राप्त होगी, मतलब बोर की कक्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दीर्घ वृत्ताकार कोष या वृत्ताकार कोष, ये जो वृत्ताकार कोष जो बोर ने बताई थी कि वृत्ताकार कोष होते हैं, ये वृत्ताकार कक्षाएं एक प्रकार की दीर्घ वृत्ताकार कोष ही हैं। वृत्ताकार कक्षाएं एक प्रकार की दीर्घ वृत्ताकार कोष ही हैं, जहाँ पे लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, एक समान होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब हम बताते हैं के का मान निकालना। इन्होंने फिर अगला क्या, इसको नोट करते चलना साथ साथ, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलना। देखो रफ करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब ये के और एन का मान कैसे एक दूसरे से रिलेट होगा, तो इन्होंने अगला पॉइंट कहा कि के मानों की संख्या, के मानों की संख्या जो होती है वो n के मान के बराबर होगी, n के मान के बराबर होगी। मतलब इसका क्या है, अगर n का मान 1 है तो k का मान भी कितना मिलेगा, 1। k की वैल्यू कितनी, k के मानों की संख्या कितनी होगी, 1। और अगर n का मान 2 है तो k के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, एक मान लो x और एक y। तो इसको निकालने के लिए इन्होंने कहा क्या कि n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए k के मानों की संख्या क्या होगी, k के मानों की संख्या। तो इन्होंने इसको दिया कि n के किसी मान के लिए k के मानों की संख्या n, n-1, n-2 और कॉमा 1, मतलब 1 तक, n से लेकर 1 तक। जैसे अगर हम बात करें सिंपल सा कि n का मान 2 हो जाए, n का मान कितना हो जाए, n का मान 2 है तो k के कौन कौन से मान मिलेंगे, k का मान मिलेगा 1 और 2। भाई n 2 हो गया, n-1, 2 - 1 1 हो गया। अब 1 से कम हो नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं होगा, अभी इसकी बात भी हम बताते हैं। जैसे अगर n का मान हमें 3 मिले तो k के कौन कौन से मान होंगे, भाई k का मान हो सकता है 3, 2, 1। n का 3 मान है, n का मान 3 है तो k के मानों की संख्या 3 होगी।
के 3 मान मिलेंगे। n का मान 4 होगा तो k के कितने मान मिलेंगे, 4 मान मिलेंगे। जैसे k बराबर क्या हो जाएगा भाई 4 हो गया, फिर 4 में से 1 गया 3 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और 1 तक होती है तो 1 हो गया। तो ये बात समझ में, इस पॉइंट का मतलब कि k के मानों की संख्या n के मान के बराबर होती है। अगर n का मान 2 है तो k के 2 मान मिलेंगे 1 और 2। n का मान 3 है तो k के 3 मान मिलेंगे 3, 2 और 1। अगर n का मान 4 है तो k का मान ये होगा। अच्छा, इन्होंने जब अपनी बनाई तो उस समय तक ये क्या हुआ कि n का मान मतलब सॉरी k का मान 0 नहीं हो सकता क्या, k का मान 0 नहीं हो सकता क्या। k का मान 0 होने का मतलब है n का मान भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। n का मान 0 होने का मतलब है कि कोई कोष रहे ही यहाँ भाई, कोई कोष रहेगा ही नहीं। और जब कोई कोष नहीं रहेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से होकर गुजरेगा। क्या ऐसा होता है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में ही चला जाएगा तो प्लस माइनस एक दूसरे को उदासीन करके परमाणु का अस्तित्व ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए थॉमसन का मॉडल फेल हुआ था, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ था भाई, नाभिक के साथ रखा था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ रखे थे। रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया था, है ना। तो n बराबर मतलब k बराबर 0 होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से होकर जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर k के मानों की संख्या क्या हुई, 0 हुई। लेकिन जब आगे एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्दर और प्रयोग किए गए और एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि k का मान मतलब कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, हम k को क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो देखा गया कि जो k का मान है या द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है वो 0 हो सकता है, वो 0 हो सकता है। तो फिर वहाँ से क्या कहा गया कि n के किसी मान के लिए n के, अब देखो भाई n और द्विगंशी क्वांटम संख्या दोनों का मान तो बराबर होना चाहिए। n और द्विगंशी क्वांटम संख्या के मानों की संख्या बराबर। अगर n 2 होगा तो इसका 2 मान आना चाहिए, n का मान 3 होगा तो इसके 3 मान आने ही चाहिए। अब क्योंकि इन 3 मानों में एक और जुड़ना है भाई, 0 होना चाहिए। ये क्या परिवर्तित कर दिया गया कि n के किसी मान के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है या 0 तक होगी। कहाँ तक होगी, 0 तक होगी। तो k का मान कहाँ तक था, 1 तक था। अब क्योंकि k का ही मान कहते हैं कि n के मान के लिए k का मान अब क्या होगा भाई, जो हम n का मान n से स्टार्ट करते थे निकालना, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कहाँ से निकालना स्टार्ट करते थे, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम कहाँ से निकालते थे, n से। अगर n 4 है तो हम पहली द्विगंशी क्वांटम संख्या 4 लेंगे, फिर उससे घटाते जाएंगे 1 तक जाएंगे। लेकिन अब क्या कहा गया कि k का मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 हो सकता है, मतलब k का मान 0 हो सकता है। तो फिर n का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान क्या क्या लिए जाएंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान अब लिए जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, n-1 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाएगा, 0 ले जाया जाएगा। तो देखो अगर n का मान 2 होगा तो 2 होने का मतलब पहली संख्या कौन, द्विगंशी क्वांटम संख्या का पहला मान क्या होगा, 2-1, और दूसरा मान क्या हो जाएगा, 2-2, 0। तो देखो 2 मान अभी भी मिल रहे हैं n बराबर 2 के लिए। n बराबर 3 होगा तो क्या होगा, 2, 1 और 0, अभी भी 3 मान मिलेंगे। तो क्योंकि अब भाई सब ने तो पढ़ रखा था, के बहुत समय तक के सब ने पढ़ रखा है कि के का मान n से लेके 1 तक होगा, के का मान n से लेके 1 तक होगा। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो फर्दर, क्योंकि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 भी होगा, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए बाद में द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे हम रिप्रेजेंट करने लगे, L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। और L बराबर क्या होता है, K-1। L बराबर क्या होता है, K-1। देखो अगर हम K निकाल लें 1 और 2 है तो L क्या होगा, इसके लिए L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, देखो ये आ गया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या को बदल के क्या कर दिया गया, L कर दिया गया। और कहा गया L के मान कैसे निकलेंगे, L के मान निकलेंगे K-1 से। L के मान किससे निकलेंगे, K-1 से निकलेंगे। बात क्लियर है। चलो एक बार इस पॉइंट को फिर से समझते हैं पूरी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ये कि K के मान, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या उसको K से दर्शाते हो। K के कुल मान कितने होते हैं, N के मान के बराबर होते हैं। 2 मान है तो इसके 2 मान मिले, इसका मान 3 है तो इसके 3 मान मिले, इसका 4 है तो इसके 4 मान मिले। अब यहाँ से ये हुआ कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या उसका मान 1 तक ही होता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 होने पर नाभिक से जाएगा, जो संभव नहीं है। लेकिन फिर जब प्रयोग आगे बढ़े, एक्सपेरिमेंट और हुआ तो पता चला कि द्विगंशी क्वांटम संख्या
जीरो हो सकती है। क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो अब यहाँ से बात आई कि भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या अगर जीरो हो सकती है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या के मानों की संख्या तो भाई n के मान के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ इसको हम क्या लेंगे, n से स्टार्ट करके लेंगे, तो फिर यहाँ पे देखो n से अगर स्टार्ट करते, n से स्टार्ट करने पे 2, 1 और 0 आता, क्योंकि 0 तक जाएगी तो 3 मान हो गए, जबकि ये 2 ही है, तो ये क्या था? गलत था। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा ना करके थोड़ा इसको कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान निकाले जाएंगे वो कैसे निकाले जाएंगे? अगर हमारा n का मान 2 है तो n-1, k का पहला मान मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या का पहला मान n-1, मतलब अब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होगी वो n-1 से 0 तक होगी। n के किसी मान के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू n-1 से 0 तक होगी। l मतलब k और l में कन्फ्यूजन ना हो भाई, पहले तो यहाँ पे k बराबर n से 1 था, अब k बराबर n-1 से 0 है, क्योंकि सब लोग इसको पढ़ते आए थे तो यहाँ कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा। तो फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या को चेंज करके l कर दिया गया है, और l बराबर क्या कहा गया? l के मान कैसे निकलेंगे? k-1। आप इसको याद रखिए, उन्होंने कहा आप k याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें k को याद रखिए कि n से 1 तक होता है। आप k निकाल लीजिए, l कैसे निकालोगे? l निकालोगे k-1 करके। क्लियर है बात? चलो, तो ये पॉइंट क्या था द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए। अब क्या बात आई इसके बाद, अब यहाँ से देखो बात आई, तो इन्होंने कैसे प्रूफ किया कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बने होते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो देखते हैं। तो इन्होंने कहा अगर n बराबर 4 होगा, यहाँ पहले समझ लेते हैं, n बराबर 4 होगा तो l क्या क्या होगा? l भाई 4 हो सकता, सॉरी n बराबर 4 है तो l 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 0 होगा। अगर n बराबर 3 है तो l कितने हो सकते हैं? l हो सकता है 2, 1 और 0। अगर n बराबर 2 है तो l कितना हो सकता है? 1 और 0। और अगर n बराबर 1 है तो l कितना होगा? केवल 0। यही चीज़ बताई इन्होंने, है ना, n-1 से लेके 0 तक। तो यहाँ पे अगर हम कोस बनाएं, मान लो हमारी चौथी कक्षा, n बराबर क्या है? 4 है, तो यहाँ l के कितने मान मिल सकते हैं? पहला l बराबर 3 हो सकता है ना, दूसरा l बराबर 2 होगा, देखो, फिर l बराबर 1 होगा, फिर l बराबर 0 होगा। ये किसके लिए है? n बराबर 4 के लिए। क्लियर है बात? फिर देखा गया तीसरे में 3 मिलेगी, l बराबर 2, l बराबर 1, l बराबर 0। ये कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा है। फिर दूसरी देखो तो दूसरी में 2 मिलेंगे, l बराबर 1, l बराबर 0। ये कौन सी है? दूसरी कक्षा है। पहली में देखोगे तो l बराबर केवल 0 मिलेगा, ये कौन सी? पहली कक्षा। अब ये कक्षाओं के अंदर भी कुछ ऊर्जा स्तर हो गए, कक्षाएं भी बट गई ऊर्जा स्तरों में, इनको हम बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर या उप कक्षा। क्या बोलेंगे? उप कक्षा या उप ऊर्जा स्तर, ये उप ऊर्जा स्तर। तो इस मॉडल के आधार पे जो कोष थे या ऊर्जा स्तर थे, सॉरी कोष थे या ऊर्जा स्तर थे, उनको उपकोषों में बांट दिया गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखें तो देखो, किसी भी स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं मिल रही थी उसमें सूक्ष्म रेखाएं किस कारण थी? अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में, बोर के अनुसार कुछ ऐसा था कि ये चौथा था, n बराबर 4 था, n बराबर 3 था, n बराबर 2 था, n बराबर 1 था, यही था। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो हमें एक सिंगल रेखा दिखाई देती है कि चौथे से पहले में गया तो एक रेखा, चौथे से दूसरे में गया तो भी एक रेखा, चौथे से तीसरे में गया तो इस एक रेखाएं थी। जबकि स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर क्या पता चला कि ये रेखाएं सूक्ष्म रेखाओं का समूह है। तो इन रेखाओं में सूक्ष्म रेखा कैसे मिली? देखो, अगर हम n बराबर 4 से n बराबर 3 में आए, n बराबर 4 से n बराबर 3 में आए तो देखो कितनी रेखाएं मिलेंगी भाई। 4 से l बराबर 3 से 0 में आएंगे, चौथे के l बराबर 2 से 0 में आएंगे, चौथे के l बराबर 1 से 0 में आएंगे, और इसके 0 से भी 0 में आएंगे ये। फिर इसके l बराबर 2 से भी आएंगे भाई, यहाँ आएंगे, l बराबर 1 से भी आएंगे, l बराबर 0 से भी आएंगे। ठीक है ये, और फिर देखो आ गई ना, फिर यहाँ से भी आएंगे, है ना, ये आया। अच्छा, अभी 1 में नहीं आए क्या हम लोग? 1 में भी आएंगे ना भाई, इसमें आएंगे, इससे इसमें भी आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। बात क्लियर हो रही है?
L बराबर 0 से L बराबर 2 में भी आ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ आओगे। तो देखो यहाँ पे n बराबर 4 से आने में n बराबर 4 से n बराबर 3 आने में केवल एक रेखा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखो n बराबर 4 से n बराबर 3 में आने पर कई रेखाओं का क्या मिल रहा है, समूह मिल रहा। अगर हम n बराबर 3 से, देखो इसको थोड़ा सा 3 से 2 में आए तो उसके लिए भी देख लें, 3 से 2 में आने के लिए भी देखते हैं। चलो 3 4, इसमें 3 होंगी, 1 2 3। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम बोर के अनुसार देखें तो जब हम 3 से 2 में आएंगे तो केवल एक रेखा मिल रही, लेकिन इनके अनुसार देखें तो 3 से भाई यहाँ आओ, ठीक है, फिर इसमें से आओ, फिर इसमें से आ जाओ, ये आए, फिर यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ आ जाओ, ये हो गया, ठीक है। फिर सीधे अच्छा ये आ चुके हैं दोनों चीज़ें। अब देखो उसमें कितनी रेखा मिली, एक, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाएं मिल रही हैं। कितनी रेखाएं मिल रही हैं, 6 रेखाएं मिल रही हैं। तो जब 6 रेखाएं मिल रही हैं तो ये 6 रेखाएं बोर में हमें एक सिंगल रेखा के रूप में दिख रही थी। जो यहाँ पे देखो पता चल गया कि ये रेखा जो होती है कई सूक्ष्म रेखाओं का क्या होती है, समूह होती है। तो जो बोर के परमाणु मॉडल की कमी थी कि जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं वो सूक्ष्म रेखाओं का समूह होता है, वो उनके द्वारा दूर कर दी गई। और इस मॉडल के अनुसार ही कक्षाओं को उपकक्षाओं में या कोषों को उपकोषों में, या फिर हम कहें कि ऊर्जा स्तरों को उप ऊर्जा स्तरों में बांटा गया। और कितने उप ऊर्जा स्तरों में, 4 उप ऊर्जा स्तरों में। जैसे n बराबर 4 के लिए में 4 लाइन मिली, तो ये 0 वाली को इन्होंने कहा S उपकोष, 1 को कहा इन्होंने P उपकोष, फिर इसको कहा D उपकोष और इसमें F उपकोष। मतलब चौथी कक्षा में 4 उपकोष हो सकते हैं। कितने उपकोष हो सकते हैं, 4 उपकोष। तीसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, 3 SPD। दूसरे में कितने हो सकते हैं, 2 S और P। पहले में कितने हो सकते हैं, S। यही होता है। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी देखेंगे। तो बात समझ में आई कि इस मॉडल के अनुसार ही कक्षाओं को उपकक्षाओं में भी बांटा गया है। अब इसकी भी बात आगे करते हैं। चलो अब इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट जानना है, ठीक है। देखो क्या होता है वो पॉइंट, अरे देखो अब जैसा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक अंडाकार पथ पे, भाई इसी हम अंडाकार कह सकते हैं, दीर्घवृत्ताकार कोई अंडाकार बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अंडाकार पथ पे गति कर रहा है। तो इसकी त्रिज्या का मान लगातार बदलता जा रहा है। देखो यहाँ पे त्रिज्या का मान लगातार क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो अगर किसी भी कण का त्रिज्या का मान बदलता है तो उसका वेग का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होगा। त्रिज्या का मान बदलने पर वेग का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंडाकार पथ पे गति करता है, अंडाकार पथ पर गति करता है, तो उसकी त्रिज्या लगातार बदलेगी, लगातार बदलती है, जिससे उसका वेग भी लगातार बदलेगा, जिससे उसका वेग भी लगातार बदलेगा। अब बताइए वेग लगातार बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी लगातार बदलेगा। आप लोगों को परमाणु संरचना में शुरू में ही बताया था आपेक्षिकता, ठीक है, आपेक्षिकता का सिद्धांत है ना, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या करते हैं, जो हमारा मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सभी को पता है 9.1 × 10⁻31, जिसे हम m0 से दर्शाते हैं। लेकिन अगर कोई गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन है तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालते हो, गति इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, m0/1 √1 - v/c का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हो। अब देखो यहाँ पे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंडाकार पथ पर गति करता है तो लगातार उसकी त्रिज्या बदलेगी, त्रिज्या बदलने से लगातार उसका वेग बदलेगा, और अगर वेग बदलेगा, v का मान बदलेगा तो क्या बदलेगा, देखो यहाँ c तो प्रकाश का वेग हो गया, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। क्योंकि ये वेग लगातार बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी लगातार बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी लगातार क्या होगा, बदलेगा। और अगर उसका लगातार द्रव्यमान बदलेगा तो वापस एक समान पथ पे गति नहीं करेगा, मतलब वापस वो इसी पथ पे गति नहीं करेगा, अपना पथ क्या कर देगा, बदल देगा। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे इस पथ पे गति कर रहा था, ये ऐसे, तो
तो अब क्योंकि उसका द्रव्यमान बदल गया तो उसका जो अगला पथ होगा भाई पथ भी बदल जाएगा, क्योंकि फिर लगातार इलेक्ट्रॉन का बदलेगा तो फिर पथ एक बार उसका बदलेगा, फिर इसी तरह से पथ क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, कई अंडाकार पथ मिलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी गति बदलेगा, अपना पथ बदलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं आयन गति। क्या बोलते हैं? आयन गति। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आयन गति क्या होती है। तो सुनिएगा फिर से ध्यान से पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन अगर अंडाकार पथ पे गति करता है तो उसकी त्रिज्या लगातार बदलती है, त्रिज्या बदलने पर उसका वेग भी लगातार बदलता है, और वेग बदलेगा तो देखो यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार क्या है कि v बदलेगा तो m भी बदलेगा, मतलब उसका द्रव्यमान भी बदलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल गया तो फिर वो दोबारा उसी सेम पथ पर गति नहीं करेगा, उसका पथ भी क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, आयन गति कहते हैं। अंडाकार पथ पे होने वाली इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, आयन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसेशनल मूवमेंट, प्रिसेशनल मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है बात? चल, प्रिसेशनल मूवमेंट कहते हैं ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को लगा। अब इसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो गया, सारी पॉइंट क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट बचा जो हमने कहा कि इस मॉडल के अनुसार कोषों को उपकोष में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? कोषों को उपकोष में बांटा गया है। तो इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार कोष को उपकोषों में, और कितने उपकोषों में, 4 उपकोषों में, ठीक है, या उपकोषों में बांटा गया है। अभी तक हम लोग 4 पढ़ रहे हैं क्योंकि 118 एलिमेंट है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उन 4 कोषों उपकोषों की सहायता से कंप्लीट हो जाता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो उसके लिए फिर हम उपकोषों की संख्या भी क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। तो जो 4 मुख्य उपकोष हैं, 4 मुख्य उपकोष हैं वो कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ, ठीक है, एस, पी, डी और एफ ये हैं। और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इनमें कक्षक, कक्षक क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे आगे। कक्षकों की संख्या कितनी होगी और किसी एक कोष में, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है ये देखेंगे। तो एस में केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनी अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसमें 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और एक में 2, तो 7 में कितना, 14। मतलब इनको हम इस तरह से लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते समय, ये S2 है ना, P6 हो सकता है मैक्सिमम, और D कितना हो सकता है 10, F कितना हो सकता है 14, ये ठीक है। ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, ये स्फीयर होता है, ठीक है, हम लोग इसके वर्ड भी देखते हैं ना, स्फीयर, ये वर्ड किससे लिया गया, एस वर्ड जो लिया गया है वो स्फीयर से लिया गया है, स्फीयर से। जो इसका P मतलब P उपकोष का जो वर्ड है ये प्रिंसिपल से लिया गया है, किससे लिया गया है, प्रिंसिपल से। ये जो D है ये लिया गया है डिफ्यूज से, किससे लिया है, इसका D वर्ड किससे आया है, डिफ्यूज से। और ये जो F वर्ड आया है ये फंडामेंटल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फंडामेंटल, ये फंडामेंटल से लिया गया है, ठीक है। तो ये 4 उपकोष बांट दिए उन्होंने कोषों के आधार पे, जिनमें S में 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 कक्षक अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, F में क्या होते हैं 7 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी जान लेते हैं इस मॉडल की, और इसके दोष जान लेते हैं, ठीक है, जल्दी से चलो। तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता कि इस मॉडल के आधार पे जीमान और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। किसकी व्याख्या, जीमान प्रभाव की और स्टार्क प्रभाव। इन्होंने क्या कहा था कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं वो सूक्ष्म रेखाओं, कई सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। तो इन्होंने उन सूक्ष्म रेखाओं के विभक्त होने का कारण बताया, तो इन्होंने जीमान और स्टार्क प्रभाव की क्या कर दी, सही व्याख्या कर दी। दूसरा, अगर हम बात करें किसी उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उस ऊर्जा अलग होने पर उसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा, और जब प्रभाव अलग अलग होगा तो वो संभावित किसमें, सूक्ष्म रेखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी को हम
कहते हैं कि इस प्रकार इन्होंने जीमान और स्टार्क प्रभाव की क्या कर दी थी, व्याख्या कर दी थी। और क्या था कि इसने कोषों के, है ना, कोषों के उपकोष में विभाजन को भी समझा दिया। कोषों को 4 उपकोषों में बांटा के विभाजन को समझाया, है ना। ये इनकी क्या थी, विशेषता थी, को स्पष्ट किया, कह दें स्पष्ट किया। ये फिर दोष इनकी बात करें तो इनके दोष क्या क्या हैं। तो यह भी मॉडल को, यह परमाणु मॉडल को यह भी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाए, यह भी परमाणु मॉडल की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए। इनके इन सभी के मॉडल के अनुसार जो परमाणु इलेक्ट्रॉन अभी तक दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन कण के रूप में दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती, 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती, तरंग भी होती, कण भी होती। तो अभी तक ये लोग पूर्ण व्याख्या उसकी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और अगला बात कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये भी नहीं कर पाए। बोर भी इस चीज़ को नहीं बता पाए थे, और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा उसके लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या हैं, दोष हैं। तो फिर क्योंकि ये परमाणु मॉडल की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए, तो फिर हमें कोई नया मॉडल चाहिए। तो वो नया मॉडल हमारा कैसा होगा, वो कौन से नियम है, उसको जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक को वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।